हेलो नमस्कार दोस्तों, समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही थी उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज मैं यहाँ पर आपके लिए आर्टिकल नंबर 36 लाया हूँ, जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, जिन्हें हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। आज हम आर्टिकल नंबर 36 को यहाँ पर स्टडी करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंस है, उनका कंक्लूजन है, वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल नंबर 36। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक इनकी पूरे 36 से 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान है ये भी बताया गया है और ये किस लिए इम्पोर्टेंस है ये भी बताया गया है। तो एक एक करके यहाँ पर हम स्टडी सभी को करते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 36 ये क्या कहता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को, यानी कि राज्य की जो शासन व्यवस्था है को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। यानी कि भारत में, हमारे प्यारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे और वो कंटिन्यू चलती रहे, उसके लिए क्या किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई है या फिर प्रावधान किए गए, या फिर इसकी प्रावधान किए गए। हालांकि जो हमारे फंडामेंटल राइट थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उन फंडामेंटल राइट को भी ये दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। चलिए और थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा और समझते हैं ये लिए कहां से गए। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिए। यानी कि जो हमारे जो डीपीएसपी है ये हमें कहां से मिले हैं? आयरलैंड के संविधान से हमने इनको लिया है। लेकिन बेसिकली इनका मीन्स भी है कुछ, बेसिकली इसका मीन्स है, उसको भी मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन या फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इनका मीन्स क्या है, इनका मतलब क्या है। तो चलो हम थोड़ा सा और इसको डीपली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह हमेशा आता रहता है कि ये डीपीएसपी है किस देश के संविधान से लिए। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना, आयरलैंड के संविधान से हमने लिए। चलिए और थोड़ा सा हम समझते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन या फिर मैं इसकी परिभाषा समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। आर्टिकल नंबर 36 में बेसिकली कहा क्या गया है? परिभाषा, अनुच्छेद 36 में राज्य का यहाँ पर मतलब है स्टेट को उसी प्रकार परिभाषित किया गया है, यानी कि राज्य शब्द को उसी प्रकार परिभाषित किया है जैसा कि अनुच्छेद 12 में हम समझ चुके हैं राज्य का क्या मतलब होता है और राज्य में कौन कौन आता है, इसको हम 12 में समझ चुके हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसमें और भी बताऊंगा आपको, जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी। अब देखो आर्टिकल 12 में किया गया है कि इसका मतलब है राज्य में सरकार और संसद, राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण में अन्य सभी प्राधिकरण, ये सभी प्राधिकरण शामिल होते हैं। यानी कि राज्य शब्द में या स्टेट शब्द में राज्य की सरकारें, संसद, विधानमंडल, विधानसभा, लोकसभा, ये सभी आते हैं राज्य की परिभाषा में। इन सभी को रखा गया है और जितने भी प्राधिकरण है यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सभी इसमें आएंगी।
इंक्लूड प्राइवेट भी इसमें आएंगी, ऐसा भी हमें यहां पर ध्यान रखना है। ये आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया है, लेकिन आर्टिकल नंबर 36 में भी इसको बताया गया है कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य का डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन इंक्लूड होगा। वो आर्टिकल 36 को हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको और डीपली यहां पर समझते हैं। अब यहां पर हमें क्या देखना है, नीति निर्देशक तत्वों का आधार क्या है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में लिए उनका बेस क्या है, उनका बेस क्या बनता है, इसको यहां पर हम समझते हैं थोड़ा सा। यह नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए एक आधार तैयार करता है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कौन, आर्टिकल नंबर 36 क्या करता है, बेस बनाता है। एक बेस बनाकर लागू करने की यहां पर कोशिश की जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की है। जैसा कि मैंने पिछले ही बताया है कि आर्टिकल नंबर जो 12 है, आर्टिकल नंबर जो 36 है, ये क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। दोनों आर्टिकल क्या बेस बनाते हैं, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी होगी, आपको ये करना ही पड़ेगा और आप पर ये पूरी तरह लागू होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के न्यूनतम वेतन अधिनियम जो कि 1948 में बना, जिसे हम वेजेज एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, न्यूनतम यानी किसी भी व्यक्ति को कितना न्यूनतम वेतन कितना दिया जाए जिसका उसका भरण पोषण हो सके, ये उसी से लिया गया है, ये उसी का बेस बनाया गया है। नीति निर्देशक तत्वों से का ही ये बेस बनाया गया है कि एक व्यक्ति जो कि इंडिविजुअल है, जो कि कितना उसको कितना वेतन दिया जाए कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो ये उसी से वेतन उसी से क्या है, बेस निकल के यहाँ पर सामने आता है। ये इसका बेस हो गया। किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की यहाँ पर, यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि राज्य जब भी कोई भी पॉलिसी बनाएगा, विधानमंडल, संसद, विधानसभा जो भी कभी पॉलिसी बनाएंगे तो नीति निर्देशक तत्वों का विशेष स्पेशल रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए और थोड़ा सा हम और आगे समझते हैं। ये सभी क्या है, अभी क्या कर रहा है, ये बेस बना रहे हैं सभी का, नीति निर्देशक तत्वों का बेस बन रहा है। यहां पर लोक कल्याण की दिशा में क्या, यानी कि कौन लोक कल्याण की दिशा में कौन कार्य करेगा, राज्य कार्य करेगा, क्योंकि हम आर्टिकल नंबर 36 में राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये हमें स्पेशल ध्यान है, लोक कल्याण की दिशा में कार्य करना कौन करेगा, राज्य करेगा। यहां पर क्या है, सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना, यानी कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो भी समानता है, असमानता है, उसको कम से कम करना। और अनुच्छेद 36 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए नीतियां और योजना बनाने का निर्माण करे। यानी कि अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है, राज्य क्या करेगा, जो भी नीतियां बनाएगा वो लोक कल्याण की दिशा में बनाना चाहिए, जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसको कम करते हुए, सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसको कम करते हुए बनाए, ये राज्य की पूरी तरह जिम्मेदारी है। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमारा आरटीआई बना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कब बना, 2009 में। ऐसा एग्जाम्पल, जो भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि इस तरह का किसी ने अभी तक पढ़ाया नहीं है। मेरा भी देखा हुआ है, आप देख लेना, ना हो तो आप चेक कर लेना। 2009 में बनाया गया राइट टू एजुकेशन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। ये पहले जब ये नीति निर्देशक तत्वों में था, तो क्या राज्य ने इसको अब किस में ट्रांसफर करवाया, इसमें अपने फंडामेंटल राइट में करवाया, तो आर्टिकल 21A में ये क्या हो गया, एक जिम्मेदारी बन गई, यानी कि राज्य को लागू करना ही पड़ेगा। इसीलिए यहीं से इसका बेस बना, और यहां से बेस बनने के बाद इसको कहां पर ट्रांसफर किया गया, फंडामेंटल राइट में ट्रांसफर किया गया, फिर इसे पूरी तरह लागू किया गया। ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कार्य किया जाता है, यानी कि जो भी भविष्य की प्लानिंग है वो कौन बताता है, हमारे नीति निर्देशक तत्व या फिर हमारे फंडामेंटल राइट बताते हैं कि आपको भविष्य में ऐसा करना चाहिए, लोक कल्याण की दिशा में कार्य करने चाहिए। तो इसका ये एक लाइव एग्जाम्पल भी है। और चलो आगे हम थोड़ा सा और समझते हैं इसको।
दूसरा इसका एग्जाम्पल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, जो कि 7 सितंबर 2005 में आई। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र है उन वहां पर जो भी लोग निवास करते हैं उनको रोजगार उनको रोजगार किस तरह मिले, क्योंकि आर्थिक असमानता है उसको कम करने के लिए इसको लाया गया है, इसको लाया गया है। आज की डेट में भी है, आज की डेट में भी आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे, मनरेगा के नाम से ये फेमस है। इसमें क्या रहता है, जो गरीब लोग हैं उनका एनरोल किया जाता है, उनको एक 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है, जिससे उनका जीवन निर्वाह किया जा सके। और थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये किसके हैंडओवर आता है, राज्य और केंद्र, यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि इसको लागू करना। आपने देखा होगा बजट के टाइम पर भी जो हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं या फिर केंद्र सरकारें हैं, इनमें स्पेशल बजट डालती हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनको रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। और भी थोड़ा सा हमें उदाहरण नंबर ये है, नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और सुनिश्चितता करना। ये भी एक एग्जाम्पल है। नागरिकों, अभी देखा होगा आपने कोविड के टाइम पे कि नागरिकों को क्या है, जो कोविड की जो मेडिसिन या फिर इंजेक्शन वगैरह लगा था, वो क्या इसी की वजह से लगा था कि राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्वास्थ्य सेवाएं देना। आज भी देखना, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे 5 या 10 रुपए का आपको पर्चा बनवाना पड़ेगा, बाकी सब पूरी जो फैसिलिटी होगी पूरी सुरक्षा आपको क्या है, मुफ्त में दी जाएगी। ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये, यानी कि डीपीएसपी में ऑलरेडी पहले से है। अब उदाहरण नंबर ये हमारा तीसरा है, ये कहता है आयुष्मान भारत। अभी जो भी अपने प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने आयुष्मान भारत जो योजना शुरू की है वो क्या है, 5 लाख तक आपका जो मुफ्त का इलाज है, मुफ्त में इलाज देती है, जिससे क्या जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। ये कब लागू की गई थी, 23 सितंबर 2018 को लागू की गई थी। जितनी भी योजनाएं हैं इसी के अकॉर्डिंग हमारे डीपीएसपी के थ्रू ही वर्क करती हैं, यानी कि राज्य शासन या फिर केंद्र शासन को ये निर्देश देती हैं कि आप लोक कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए इस तरह की योजनाओं का आप निर्माण करें। एक तरह के ये फ्यूचर प्लान बताता है, डीपीएसपी जो हमारा है ये एक तरह से फ्यूचर प्लान बताता है कि आपको इस तरह के कार्य करने चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया वैसे ही यहां पर भी दिया गया है संवैधानिक मार्गदर्शन, यानी कि संवैधानिक मार्गदर्शन की यहां पर बात की गई है। अनुच्छेद 36 के माध्यम से राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह नागरिकों के लिए एक कल्याणकारी समाज के निर्माण में दिशा में कार्य करे। यानी कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है, जो भी भारत देश के नागरिक है वह लोक कल्याणकारी समाज के दिशा में निर्माण के लिए कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई कि जो भी आप योजनाएं वगैरह बनाएंगे वो लोक कल्याणकारी दिशा में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी योजना बना दी गई पर्टिकुलर एक कैटेगरी या पर्टिकुलर किसी स्पेशल लोगों के लिए, नहीं, सबके लिए आपको बनाना पड़ेगी। यानी लोक कल्याण की यहाँ पर बात की गई है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते आपको, यानी कि जनता के जो हित में है वही कार्य आपको या फिर उसी से रिलेटेड आपको योजनाएं बनानी पड़ेगी। यानी यह संवैधानिक मार्गदर्शन देता है, यानी संविधान का जो मूल कर्तव्य है या मूल भावना है उसकी दिशा में यह ले जाता है। चलिए हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं। अब जो आर्टिकल नंबर 36 है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर जो 36 है, पहला क्या कहता है, सामाजिक न्याय। यानी कि आर्टिकल नंबर 36 जो हमारा कहता है सामाजिक न्याय की यहां पर बात की गई है। यह क्या कहता है, यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। ऐसा मैंने पहले ही बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व जो लागू करने के लिए एक फ्रेमवर्क यानी कि आधारभूत जो ढांचा होता है उसके माध्यम से या फिर उसको लागू करने के लिए दिशा निर्देश भी देता है।
सामाजिक न्याय, यानी कि समाज में सामाजिक न्याय होना चाहिए, यानी किसी भी तरह किसी भी सोसाइटी के साथ या किसी भी धर्म या जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, और समानता यानी कि समाज में इक्वलिटी लाने के लिए कार्य करता है। और क्या, आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि की भी यहाँ पर बात की गई, यानी कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनका जब भी यूज किया जाएगा, सरकार के द्वारा जब भी यूज किया जाएगा, सभी लोगों को, यानी कि सामाजिक रूप से कोई भी यहाँ पर जाति हो, कोई भी धर्म हो, यानी सबके लिए सबकी समृद्धि की यहाँ पर बात की गई है। इसलिए इसको क्या नाम दिया है, सामाजिक न्याय की यहाँ पर बात की गई है। चलो और थोड़ा सा हम और इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर कहा गया है सरकार की जिम्मेदारी, यानी कि किसकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। किसने बताया है कि राज्य ने, मतलब हमारे जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट है, उसने क्या कहा है, सरकार की यह जिम्मेदारी है। कौन सी सरकार की, जो उस टाइम वर्क कर रही होगी, जो उस टाइम वर्क कर रही होगी, जो भी सरकार हो, कोई भी XYZ किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी यह जिम्मेदारी होगी। यह स्पष्ट करता है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का जिम्मेदार है, यानी कि डीपीएसपी क्या करता है, जो भी एडजस्ट उस टाइम जो भी सरकार होगी उसको लागू करने की उसकी जिम्मेदारी होगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी योजनाएं आती हैं वो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा है, मनरेगा क्या गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार में स्थापित की गई थी, लेकिन क्या है, धीरे धीरे इसको भी आगे कंटिन्यू सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है, कुछ योजनाएं बंद भी हो जाती है, कुछ कंटिन्यू भी कर जाती है। अगर लोगों के हित में वो कार्य कर रही हैं तो, और उनका जो भी सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए भी यह पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी में ट्रांसफर हो जाती है। चलिए और समझ लेते हैं। कानूनी दिशा, यह कानूनी दिशा की भी बात करता है। इंपोर्टेंस में हम कानूनी दिशा की भी यहां पर बात की गई। यह सरकार को कानून बनाने और नीतियां तय करने में मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो भी सरकार होगी, जिस टाइम सरकार होगी, जिसकी भी होगी, वो क्या करता है, कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, उनको यह मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो भी आप कानून बना रहे हैं, जिसके लिए भी बना रहे हैं, डीपीएसपी को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी कानून डीपीएसपी और प्लस फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है, तो आप उस अफेक्ट करता है या फिर प्रभावित करता है, तो उससे रिलेटेड आप कानून नहीं बना सकते। यानी किसी को कम किसी को ज्यादा आप नहीं कर सकते। और मोस्टली सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, किसी भी तरह के जो भी कानून बनाए जाएंगे, फंडामेंटल को वायलेट नहीं करना चाहिए। आप जनता के हित में कार्य कर सकते हैं, लेकिन इतना भी जनता के हित में कार्य आपको नहीं करना है, जिससे क्या है, फंडामेंटल भी तो राइट है, वो भी तो जनता ही है, वो भी जनता के लिए ही है, यानी लोक कल्याण के लिए ही है। तो क्या है, आप इस तरह के कानून नहीं बनाएंगे जिससे क्या फंडामेंटल राइट का हनन हो। इसीलिए कहा गया है कि डीपीएसपी से संबंधित या कोई योजनाओं से संबंधित आप कोई भी कानून बनाएंगे तो यह क्या करेगा, डीपीएसपी आपको क्या करेगा, एक मार्गदर्शन देगा, आप एक को मार्गदर्शन प्रदान करेगा कि आप इस तरह से कानून बना सकते हैं, ये कानून के दायरे में आएगा और ये कानून के बाहर रहेगा। इस तरह की वो नीतियां बनाने के रूप में आपको एक मार्गदर्शक यानी फ्यूचर प्लान के रूप में आपको ये एक दर्शक के रूप में आपको प्रदान करता है, कानूनी दिशा देता है कि आप इस तरह कार्य करें। चलिए और थोड़ा सा हम समझते हैं। अब हमारे यहां पर ऑब्जेक्टिव आ गए। आर्टिकल नंबर 36 के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आर्टिकल नंबर 26 का मेन ऑब्जेक्टिव, जितने भी हम मेरे आर्टिकल है उनमें सभी जो आर्टिकल है उनका विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है, डीपली स्टडी की गई। ऐसा नहीं है ओनली आर्टिकल बता दिया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंपॉर्टेंस, उसका बेस कुछ भी नहीं बताया गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूरी तरह ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, कंक्लूजन ये सभी बताया गया है। इसलिए हम यहाँ पर भी आर्टिकल नंबर 36 का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, यानी कि
यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लें, यह अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की है। इन तत्वों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जैसा कि पिछली स्लाइड में भी मैंने यही बताया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है, स्टेट की है। और राज्य क्या करेगा? जब भी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो भी कानून या योजनाएं बनाएगा वो किसके हित में बनाएगा? एक कल्याणकारी राज्य के लिए बनाएगा। यानी कल्याणकारी राज्य के लिए यहां पर स्थापना की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कैपिटलाइजेशन बढ़ाते जाएं, पूंजीवाद को बढ़ावा दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। यानी कि आपको लोक यानी जनता के हित में पूर्ण रूप से कार्य करना पड़ेगा। जब भी आप नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वयन यानी कि लागू करने की जब भी आप कोशिश करेंगे तो आपको लोक कल्याणकारी या कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए विशेष रूप से यहां पर ध्यान रखना। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना। यानी कि दूसरा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक, यानी सामाजिक क्या? सामाजिक रूप से सभी लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय यानी कि उनकी आय में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। किसी की आय है 1 लाख और किसी की आय है मान लो 200 रुपए, ऐसा ज्यादा डिफरेंस सही नहीं है, क्योंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलो हम थोड़ा सा और समझते हैं। अनुच्छेद 36 का उद्देश्य राज्य को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वह सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहे और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करे। यहां पर भी वही कहा गया जो मैंने बताया है। सामाजिक और आर्थिक जो भी असमानताएं उनको किसी भी तरह जो यानी कि उसके जो भी प्रयास होंगे सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए होंगे, उनको बढ़ाने के लिए नहीं होंगे, उनको बढ़ाने के यानी कि सभी वर्गों में। यहां पर सभी वर्गों का शब्दों का यूज हुआ है, किसी भी वर्ग की बात यहां पर नहीं की जा रही, यानी कि सभी वर्गों की यहां पर बात की जा रही है। किसी वर्ग पर स्पेशल रूप से ज्यादा पैसा है, किसी पर कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सामाजिक जो आर्थिक न्याय है आपको उसको बढ़ावा देना है। उसके लिए आप जो भी योजनाएं बनाएंगे सभी वर्गों के लिए बनाएंगे, सभी वर्गों के लिए बनाएंगे और उनको समान अवसर देंगे, समान अवसर देंगे। ऐसा नहीं है आप किसी को अवसर दें और किसी को अवसर ना दें। जो भी योजनाएं आपकी बनेंगी समान अवसर के लिए, किसी भी आज जैसे कि मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें क्या सभी वर्गों को क्या है दिया जाता है कि आप भी फॉर्म डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं। ये राज्य की जिम्मेदारी के रूप में ये कार्य करता है। चलिए हम थोड़ा सा और समझते हैं। नीतियों के लिए मार्गदर्शन, यह क्या करता है? अनुच्छेद 36 क्या करता है कि नीतियों के लिए जो भी हमारी योजनाएं, जो भी हमारे कानून है बनाए जाएंगे उनके लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह अनुच्छेद सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को इस बात का मार्गदर्शन करता है कि वह अपनी नीतियां, मैंने अभी यही बताया, सरकार जब भी अपनी नीतियां बनाएगी और कार्यक्रम बनाएगी, बनाते समय संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेगी। गवर्नमेंट जब भी कोई भी कानून बनाएगी या योजनाएं बनाएंगी, किसी भी तरह की बनाएगी, तो जो हमारे डीपीएसपी दिए गए उसमें जो भी प्रावधान दिए गए 36 से 51 तक जो भी हमारे प्रावधान दिए गए उनको विशेष रूप से ध्यान रखेगी। कहीं हमारे जो डीपीएसपी है कहीं वायलेट तो नहीं हो रहा है या उनका किसी भी तरह हनन तो नहीं हो रहा, इसका विशेष रूप से यहां पर ध्यान रखेगी। लेकिन भले ही इसको डीपीएसपी को आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी बना दी गई है कि आप इनका वायलेशन नहीं कर सकते किसी भी तरह। चलिए हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। कल्याणकारी समाज का निर्माण, यानी कि अनुच्छेद 36 का उद्देश्य है, यहां पर हम उद्देश्य पढ़ रहे हैं, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना कि एक ऐसी समाज की स्थापना करना है जहां प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले और देश के संसाधनों का समान रूप से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो। यानी कि जब भी पहला इसका चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है?
अनुच्छेद 36 का चौथा ऑब्जेक्टिव है समाज की मतलब जब भी राज्य कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगी, कोई भी पॉलिसी बनाएगी, तो प्रत्येक नागरिक को यहां पर क्या कहा गया, प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने का, यानी कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले और देश के संसाधनों, यहां पर आर्थिक संसाधन की यहां पर बात की गई है, आर्थिक और गरिमा में यानी कि समानता की यहां पर बात की गई है। यानी कि जो भी देश के संसाधन है उनका उचित उपयोग कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, और उसका जो भी बेनिफिट होगा सभी वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक सोसाइटी या एक व्यक्ति को दे दिया जाए। जो भी आर्थिक संसाधन है, जैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेस है, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे हमारा कोयला हुआ, खनिज पदार्थ हुए, ये सभी क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। इनका जब भी हम उपयोग करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा, स्टेट करेगी, जब भी उपयोग करेगी लोक कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए करेगी। यानी कि ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जहां पर आर्थिक असमानता ना हो, सभी वर्गों में क्या समानता की भावना हो और इनइक्वलिटी नहीं हो। इनइक्वलिटी जितनी भी कम की जा सके वह कम करे, कौन करे, राज्य करे, स्टेट की यह जिम्मेदारी बना दी गई है। अब हमारा ये चौथा पॉइंट हो गया, चलिए और समझते हैं हम। हाँ, ये यहां पर जो मैंने दिया गया आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से यहां पर स्टडी करें और समझें। विधि के रूप में लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया गया, क्यों, यानी कि जो हमारे डीपीएसपी है, उनको विधि के रूप में यानी कि आपका मान लीजिए डीपीएसपी का जो अधिकार है, किसी भी तरह हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते, या फिर आप अपनी डिमांड नहीं रख सकते। यानी कि विधि के रूप में इसे मान्यता नहीं दी गई कि आप इसको मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सके। सबसे बड़ा क्यों, यहां पर क्यों शब्द जुड़ा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर रखी गई है, क्योंकि उस टाइम जो देश की कंडीशनें थी, ये थोड़ा हम बैक में चलते हैं, 1947 से पहले चलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यहां पर पहला क्या पॉइंट था, देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। यानी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए उस टाइम और आज के टाइम पे भी ऐसी कंडीशन है कि डीपीएसपी को हम पूरी तरह लागू नहीं कर पाए। कुछ पॉइंट हम धीरे धीरे हम उनको लागू कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आरटीआई है, राइट टू एजुकेशन 2009 में हमने इसे किसे फंडामेंटल राइट में जोड़ा, 2009 में हमने इसे फंडामेंटल राइट में जोड़ा। इसी तरह हमारे जो भी डीपीएसपी के जो प्रावधान है, धीरे धीरे करके जो भी हमारे वित्तीय संसाधन क्या है, जब भी हमारे पास होते जाते हैं, धीरे धीरे हम उनको क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट में जोड़ते जाते हैं और लागू कंटिन्यू करते जाते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा कैपिटल, थोड़ा सा हमने सिस्टम जमाया, जिससे हमने क्या है, हमने राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया। 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार दे दिया। ये किस में हमने ट्रांसफर कर दिया, फंडामेंटल राइट में। तो उस टाइम हमारे पास क्या वित्तीय संसाधन नहीं थे, इस तरह हम इसी की वजह से हम पूरी तरह उसको लागू नहीं कर पा रहे, और आज भी ऐसी ही कंडीशन है। दूसरा हमारा क्या है, देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक है। देश में हमें भी मालूम है, आपको देश में क्या व्यापक विविधता है। विविधता क्या, हर 200 या 300 किलोमीटर पे आप जाके देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज होती है, कल्चर चेंज होते हैं, सिस्टम चेंज होता है। यहाँ पर कोई चीज़ कुछ है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एमपी में कुछ अलग सिस्टम है, यूपी में कुछ अलग सिस्टम है, और बिहार में कुछ अलग सिस्टम है। ये क्या है, सब देश में विविधता है, एक रूपता नहीं है, एक जैसा सिस्टम नहीं है। ये भी इसका दूसरा ये पॉइंट बनता है। पिछड़ापन है, यानी कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे कि वो बहुत पिछड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में चले जाएं, बहुत पिछड़ापन है, और लेकिन उसी तरह आप केरला में जाएंगे, वहां पर बहुत एजुकेटेड लोग हैं,
बहुत एजुकेटेड लोग हैं और वहाँ पर जो एजुकेशन का स्तर है बहुत आगे है। तो यानी कि कुछ राज्य पीछे, कुछ राज्य आगे। तो ये क्या है, इसको पूरी तरह लागू करने में क्या बाधा आती है, बाधा आती है। यानी कि पूरी तरह इसको लागू जब भी करते हैं ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इस वजह से क्या होता है कि इसको लागू करना थोड़ी सी क्रिएट मतलब कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, यानी कि बाधा उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या होता है कि डीपीएसपी को पूरी तरह लागू नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा इसका पॉइंट क्या है, स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा, ताकि उसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान और पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। यानी स्वतंत्र भारत में, यानी एट ए प्रेजेंट टाइम हम क्या है, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र भारत में निर्माण यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उनको भारों से मुक्त रखना, किस लिए ये यहाँ पर ये भी दे, क्रम, समय और स्थान का पूर्ति का निर्णय, यानी क्रम वाइज क्रम। जैसे कि डीपीएस में जो भी क्रम वाइज दिया गया, जो भी सिस्टम दिया गया, उसका समय कब होगा, उसका स्थान क्या होगा, उसको लागू करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी होगी। लेकिन कब होगी, जब उस पर क्या है, वित्तीय भार कम हो या उस पर उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए डेवलप, तब वह धीरे धीरे लागू कर सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली आप उससे ऐसा नहीं कह सकते आज ही आपको लागू करना पड़ेगा। ये उस टाइम की इसी वजह से क्या हुआ था, डीपीएसपी को लागू नहीं किया गया था। एक क्या था, देश पर पर्याप्त संसाधन नहीं थे, वित्तीय संसाधन कम थे, आज भी है, उस टाइम पर भी थे, और देश में क्या विविधता थी, और जो भी सिस्टमेटिक तरीके से हमें लागू करना था, उनका समय, उनका स्थान क्या था, उससे भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थोड़ा सा हम और इसको समझते हैं। और लास्ट में हमारा पॉइंट आता है कंक्लूजन, यानी कि सारांश। इस आर्टिकल नंबर 36 का बेसिकली सारांश यहाँ पर क्या है, इसको हम लास्ट मेरा पॉइंट है। इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 36 को यहाँ पर फिनिश करेंगे या समाप्त करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं और सेशन को क्या समाप्त करते हैं। अनुच्छेद 36 का मुख्य सारांश, नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन में राज्य, स्पेशल रूप से यहां पर ध्यान रखना है आपको, राज्य की भूमिका को परिभाषित और सुनिश्चित करना है। यह राज्य को नागरिकों के कल्याण और समाज की प्रगति के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य की भूमिका क्या होगी, राज्य की जिम्मेदारी क्या होगी, और दूसरा क्या कहता है, यह राज्य के नागरिकों के कल्याण, यानी कि भारत जो भी राज्य के नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए और समाज की प्रगति के लिए भी, यहां पर समाज की प्रगति का भी शब्द जुड़ा हुआ है, उसके लिए क्या करता है, मार्गदर्शक, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताता है। फ्यूचर प्लानिंग आप क्या कर सकते हैं के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको प्रेरित करता है। कौन करता है, आर्टिकल नंबर 36 किसको करता है, राज्य को करता है कि आप जो भी डीपीएसपी में जो भी प्रावधान दिए गए, आप इस तरह आप प्रावधान बना सकते हैं। यानी फ्यूचर प्लान की यहां पर बात की जाती है। बेसिकली इसका मीन्स ये बताया गया। बेसिकली आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य किसे कहते हैं, और राज्य शब्द में या स्टेट शब्द में कौन कौन इंक्लूड इसमें रखा गया। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, और समक्ष एकेडमी को आप कंटिन्यू फॉलो करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।